नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चूना भट्टा इलाके में किराए के मकान में रहने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का नाम दीपक कुमार था, जो एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था। छात्र के पिता का यह आरोप है कि धर्मांतरण के दबाव में उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। छात्र के पिता का यह कहना है कि युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध था। फिर कुछ वक्त बाद युवती ने दीपक से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद मृतक का एक मुस्लिम दोस्त उसे रिश्ते को बेहतर करने के लिए एक मौलाना के पास ले गया, जहां पर मौलाना ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया और उससे पैसे मांगने लगा, जिसके लिए युवक ने अपनी बाइक तक बेच दी थी। बाद में मौलाना ने उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। जब इसके बावजूद भी मृतक का युवती से संबंध ठीक नहीं हुआ तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तो धर्म परिवर्तन का दबाव छात्र के ऊपर बनाया जा रहा था। मौलाना पर यहां पर दबाव डालने का आरोप है और इसकी वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली। एमबीए के छात्र ने खुदकुशी की है। आपको बताते चले कि सेकेंड सेमेस्टर का यह छात्र बताया जा रहा था। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है और जिस मौलाना का जिक्र किया गया है, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जिस लड़की का जिक्र है, जिस दोस्त का जिक्र है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो दीपक है उसी के घर में मौजूद हैं। बता दें कि घर में मातम का माहौल है और तमाम लोग जो हैं वो बेटे की याद में कहीं ना कहीं वो सिसक रहे हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस के पास आवेदन दिया गया है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अब तक मौलाना के पास पुलिस नहीं पहुंच पाई है। वहीं जो दोस्त है अब तक उस पर भी दबिश पुलिस की नहीं पड़ी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या आप उनके छोटे भाई हुए हैं? क्या नाम हुआ पहले? जी, मैं दीपक कुमार सिंह का छोटा भाई हुआ। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ। सूरज, ये बताइए, ये जो प्रेम प्रसंग था इनका, ये हालांकि स्वजातीय ही लड़की थी जिससे भी था, लेकिन क्या कुछ हुआ उस लड़की से? जैसे ही संबंध इनका टूटा उसके बाद क्या कुछ हुआ? संबंध जैसे लड़की से टूटा इसका, उसके बाद था ही टेंशन में, पर ये उससे रिकवर कर गया था और ये एमबीए में एडमिशन लिया था और उससे ज्यादा करके और उससे ज्यादा पैसा कमा के दिखाना चाहता था। पर इसका जो बचपन का दोस्त था नसीम, ये सब इसका दिमाग में डालता गया कि नहीं, लड़की वापस मिल जाएगी, तो लड़की वापस मिल जाएगी, ऐसा करो, जादू टोना करो। और उसके बाद एक मौलाना से मिलवाया और फिर इसका मौलाना से मिलवाने के बाद ये सब इसको ठगते गया पैसा, और ये सब कुछ कुछ मैसेज उसको करवाया। इसका स्क्रीनशॉट में अभी इसका फोन जब लोग तोड़े तो उसमें देखे कि कुछ कोलकाता में फोटो वगैरह खींचा था, जिसको बोल रहा था ब्लैकमेल, और ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था, और इसको परेशान काफी किया गया। इसको पैसा से ठगा गया, तो जिस पैसा इससे करीब करीब 60-70 हजार रुपया ठगा गया। तो ये अपने सर्कल में फ्रेंड सबसे पैसा ले लेके देते गया। तो बाइक भी बेच दी? हाँ, इसने अपनी बाइक भी बेच दी थी 28 या 30 हजार में, और उन्हीं में से मिला मिला के ये 60-70 हजार रुपया दिया मौलाना को नसीम के थ्रू। और एक बार मौलाना ने इसको मोबाइल खरीदने के लिए बोला, तो नसीम इसको प्रेशर बनाने लगा कि तेरा मतलब कि बात का वैल्यू नहीं है, तुम एक काम मौलाना का नहीं कर पा रहा है, फोन नहीं खरीद पा रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी है, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और फिर ये अपना ही एक दोस्त था, उसके पास इस्लाम धर्म कबूलने का बात बोल रहा था कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, और शायद 2-4 दिन सुरमा भी लगा के घूम रहा था और ठंडा में बिना स्वेटर पहने हुए घूम रहा था। तो ये उबर चुका था, लेकिन इसको मिलजुल के फिर से वापस डिप्रेशन में डाला गया और उकसाया गया इसको मरने के लिए। ये धर्मांतरण का दबाव लगातार बन रहा था, जिस तरह से आपने बताया कि फोन में जो चैटिंग की, तो ऐसा? जी हाँ। आप लोगों को इस बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं, हमको जब लास्ट मेरा बात हुआ तो सिर्फ यही बोला कि एक बार जो है कि अरशद से लड़ाई हुआ था करीब करीब 4 साल पहले फेसबुक में, कुछ मुसलमान वाला लेके,
तो नसीम का ही कुछ रिलेटिव में था, तो बोल रहा था कि उसी का आज खुन्नस निकाला जा रहा है। हम पूछे भी लड़की वाला मैटर, बोला नहीं लड़की वाला नहीं, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको मतलब फंसाया जा रहा है, हम ऐसा फंस चुके हैं कि हमको कोई नहीं निकाल सकता है, अपना ही लोग हमको सब मुकर जा रहा है, सब धोखा दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त उनकी नानी है। दीपक जो है इन्हीं के पास रहकर पढ़ा करता था। क्या किस तरह से, क्योंकि आपको दुख तो काफ़ी है, लेकिन जो घटना हुई क्या कुछ कहना चाहिएगा उस पर, और पुलिस से क्या कुछ? दीपक बोला कुमदानी हम पढ़ेंगे, तो हम उस माटी में नाम लिखा दिए बाबू। उसका बाद उसको लिखाए तो हम बोले कि कैसे पढ़ पाएंगे, हम बोले हम नानी है तुमको हम पढ़ाएंगे बेटा। और उसका बाद वो हमसे बात नहीं करने लगा। हम बोले तू काहे कॉलेज नहीं जाता है बेटा, क्या हुआ हमसे, तुम काहे गूंगा बन गए, इतना तुम तेज लड़का था तो तू काहे बात नहीं करता हमसे बाबू। तो उसको हम डांटे के बाद तू हमसे काहे नहीं बोलता, तू गूंगा है कोका है, तू हमसे बात नहीं करता है बाबू। हम लोग समझ नहीं पाए कि लड़का के क्या हो रहा। जब चला गया तो अभी हमको समझ आया कि क्यों गुमसुम था वो लड़का। अब उससे आगे हम क्या बोले बाबू। उसको वहीं का था? हाँ खिलाड़िए का है, दोस्ती तो बहुत था। बाद में अब इन लोग बचपन का दोस्ती था, अब इन लोग दोस्ती में कहा हुआ नहीं हुआ बाबू। अब तो ही अब तो भाइये है तो जानिए रहे, कहा बोले हम, अब तो हम कहा बोल सकते हैं बाबू। तो उनके पिता भी हैं जो कि बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं, और एक पिता का दुख हम भी समझ सकते हैं। पुलिस से आपने भी आवेदन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई की बात है और कितना आश्वासन मिला है कि मतलब जो किया है उसका गलती को कि पुलिस प्रशासन को मतलब वहाँ पर हम दिए थे, उसी में वो सब। अब देखिए कि क्या करता है। अभी तो हम गार्जियन हैं, हम तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन इस तरह से जो घटना हुई, आप लोगों को कभी कोई जानकारी या फिर उसके डिप्रेशन में जाने की बात? नहीं, ऐसा तो कोई अथी नहीं था, लेकिन अब हम तो गार्जियन थे, हमसे ज़्यादा शेयर नहीं करता था। भाई था छोटा, उससे बात होता था, माँ से मतलब बात होता था। हाँ ये पता था कि वो किसी अति से नसीम नाम करके लड़का से, और इस तरह से जो था उससे दोस्ती था, और कोई लड़की से मतलब उसका प्रेम था, ये जानकारी थी हमें, और तो कुछ ऐसे जानकारी हमको नहीं था। तो बिल्कुल, ये कुछ चलिए ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और कोशिश यही होगी हमारी भी कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले की पड़ताल करे और जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अब बढ़ते आगे, रांची के आईआईएम में छात्र शुभम पांडे मौत मामले में पुलिस ने 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई है जो मामले की जांच कर रही है। हेडक्वार्टर डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ये एसआईटी काम कर रही है। वहीं इस टीम में टेक्निकल सेल के भी लोग शामिल हैं। शिवम के मोबाइल में भी मौत का राज दफन होने की बात सामने आ रही है। एमबीए की पढ़ाई कर रहे सेकेंड ईयर के छात्र शिवम पांडे का शव सोमवार देर रात बरामद किया गया था, जिसके बाद इस संदेहास्पद मौत की जांच को लेकर एफएसएल और रांची पुलिस की टीम पहुंची थी। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूरे मामले की गहन छानबीन इस वक्त की जा रही है। शिवम पांडे का जो मौत का जो कल से जो मामला जो चल रहा है, मैंने खुद उस स्थल निरीक्षण किया जाके, और जो काफ़ी दुखद है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में इस ढंग की वारदात हुई है, वो चिंता का एक विषय है भविष्य के लिए। अभी तक अनुसार चुका मैंने एफआईआर पहले सबसे पहले दर्ज करवा दी उनके पिताजी के बयान पे। दूसरा एसआईटी का गठन कर दिया गया है जिसमें डीएसपी के नेतृत्व में, बाकी हम लोग का टेक्सेल है और जो 5 सदस्यीय टीम है जो काम करना शुरू कर दिया है। मोबाइल उनको हम लोगों ने जब्त किया है, रूम को सील कर दिया है, सीसी फुटेज हमने लिया है वहाँ का। और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां पर पीएलएफआई उग्रवादियों ने 2 वाहनों में आग लगा दी है, जिसमें एक जेसीबी और एक पानी टैंकर शामिल है। घटना जलडेगा थाना के ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है।
मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची है, जहां पर घटनास्थल से पीएलएफआई का एक हाथ से लिखा हुआ पर्चा बरामद किया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोगों में भी यहां पर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पीएलएफआई के हाथ से पर्चा जो है वो बरामद किया गया। यहां पर नक्सलियों की ओर से आग लगा दी गई है। ओडका रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर स्थानीय लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं। झारखंड में नक्सलियों ने 22 जनवरी को बंद का ऐलान किया है। झारखंड बंद का आह्वान भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर कृष्णा हासंदा की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया है। भाकपा माओवादी झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह ऐलान किया है। मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है और सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसे लेकर सभी एसपी को अलर्ट जारी किया गया है। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान बदस्तूर जारी है और इसी सिलसिले में लगातार सुरक्षा बलों को भी कामयाबी हाथ लग रही है और यही वजह है कि रीजनल कमेटी मेंबर कृष्णा हांसदा को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड पुलिस के द्वारा कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार किए जाने के बाद नक्सलियों ने 22 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया है, जिसे देखते हुए झारखंड पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों को पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरते ताकि माओवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पर पिछले 1 महीने से आम लोगों के लिए आतंक बने आदमखोर तेंदुए को आखिरकार मारने की अनुमति मिल गई है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ चीफ ने यह अनुमति दी है। हालांकि शूटर शफत अली खान और उनकी टीम पहले तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ट्रैंकुलाइजेशन करने के बाद स्थिति अनुसार मारने का निर्देश जारी किया गया था। आपको बताते चले कि पिछले 1 महीने में तेंदुआ आम लोगों के लिए खतरा बन चुका है। अब तक 3 बच्चों की तेंदुए ने जान ले ली है, जबकि 3 लोग इस वक्त जख्मी हैं। वहीं कई पशुओं को भी लगातार तेंदुआ अपना शिकार बना रहा है। बड़ी खबर गुमला से, जहां पर जंगली हाथियों ने दुधमुहे बच्चे को पटककर मार डाला। बताया जा रहा है कि मामला गुमला लातेहार सीमा पर का है, जहां पर जंगली हाथी ने एक दुधमुहे बच्चे को कुचलकर मार डाला। वहीं एक अन्य बच्चे और मां को भी यहां पर पटककर जख्मी कर दिया गया है। सभी घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना गुमला लातेहार सीमा पर हुसूम गांव की बताई जा रही है। घरे रहे तो जंगल बटे घर बनाए 2 गो, तो कहीं जात रहे तो देखलक जानवर उतरलक और उके दौड़ के पकड़ लेलक और पटक देलक 6 मन के और माय के पैर में चढ़ गेलक। घर बने रहे तो गांव बटे आवत रहे तो उन्हें से भी हाथी भी आई के चुसमाई गेलक। फिर छुआ 2 गो छुआ लेके गाँव बस्ती बटे आवत रहे। उसके बाद में फिर हाथी बीच में आलक। फिर बाद माँ मियारी सबसे और एगो छुआ खत्म, माँ बेटा 2 गो बा। लोहरदगा के पतरा टोली में सड़क पार कर रही बच्ची को कार रौंदते हुए पार हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल बच्ची की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बच्ची के सिर में चोट लगी है, जिसका इलाज रांची के रिम्स में कराया जा रहा है। वहीं कार के बारे में जानकारी हासिल करने पर पता चला कि उस नंबर का रजिस्ट्रेशन एक हाईवा का है जो अयोध्या में है। तस्वीरें आप देखिए, ये फुटेज जहां पर बच्ची को कार रौंदते हुए चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि बच्ची की स्थिति इस वक्त सामान्य बताई जा रही है, यानी कि खतरे से बाहर। बच्चा बाहर थी, हम तो अंदर में थे। अब वो कब निकल के गई उधर पता नहीं चला। वो छोटा भाई दुकान के पास खड़ा था, उस साइड रोड के उस पार उधर चली गई वो बेचारी। वो गाड़ी अयोध्या में है और क्या बोलेंगे उसको, यानी गाड़ी वाला धोखा दे रहा है। 12 चक्का वाला गाड़ी का नंबर है उस गाड़ी पे। और गोड्रा में उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय संथाली टोला असामाजिक तत्वों के लिए नशे का अड्डा बन गया है। असामाजिक तत्व स्कूल में बैठकर आराम से नशे का सेवन करते हैं और फिर बोतल और गंदगी स्कूल में छोड़कर भाग जाते हैं। स्कूल के शिक्षक इस पर बताते हैं कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है। इससे सुबह आने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है।
यहाँ पर रात में असामाजिक तत्वों के लोग आते हैं और पियकड़ी करते हैं और बोतल भी फोड़ देते हैं और पूरा जूठा उठा करके उल्टी वगैरह कर देते हैं और चापाकल को भी तोड़ ताड़ देते हैं। स्कूल के अंदर ही सर? सारा काम स्कूल के अंदर ही करते हैं लोग। तो इसको लेकर कोई मनाही वगैरह कभी किसी को नहीं करते हैं सर? मनाही बहुत आदमी को बोलते हैं लेकिन नहीं मानता है। आके इतने लोग आते हैं, हमारे कुछ गांव के भी आते हैं, कुछ बाहर के भी आते हैं, गोड़ी के, मड़वावरन के, कुछ इधर उधर के भी काफी लोग आते हैं। रात में 11-12 बजे रात तक पियकड़ी करते हैं। और बड़ी खबर आपको देवघर से बताते चले, जहां पर खनन विभाग और देवघर पुलिस ने दड़बा नदी से सटे खरवारी मौजा में छापेमारी की है। इस छापेमारी में लगभग 3500 सीएफटी बालू और एक बाइक भी जब्त किया गया। खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि दड़बा नदी से सटे खरवारी मौजा में बालू माफिया बालू भंडारण कर यहां से बेच रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस मामले में 4 बालू माफिया के नाम बताए गए हैं, जिन पर मामला भी दर्ज करा लिया गया है। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि दड़बा नदी में गोपालपुर के आसपास में अवैध रूप से बालू उठाव किया जा रहा है और उसी आसपास के ग्रामीण जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसमें, और कुछ लोग ट्रैक्टर वाले भी इन्वॉल्व हैं। इसी की जो है औचक छापेमारी की गई। नगर थाना क्षेत्र में खरवाबारी मौजा है, उस गांव में जब हम लोगों ने जांच किया तो पाया कि लगभग 35 से 40 ट्रैक्टर के आसपास जो है बालू वहां पे डंप किया गया है। कुछ 2-3 ट्रैक्टर वाले भी थे जो कि भागने में सफल रहे, वो लोग पकड़ नहीं पाए। एक ट्रैक्टर कोई अवैध करता ही था जिनका बाइक छोड़ करके वो भागे, हम लोगों ने उनकी बाइक को भी जब्त किया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के क्रम में जो है 3-4 लोगों का नाम आया है जो बालू का डंपिंग करते थे और जो लगातार वो व्यवसाय में शामिल थे, उनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जमशेदपुर के जुगसलाई शहर का गंदा पानी सीधे तौर पर खरकई नदी में जाता है, जिससे खरकई नदी प्रदूषित होती जा रही है। नाले में गंदगी के साथ प्लास्टिक का भी भरमार है और यही प्लास्टिक नाले के जरिए खरकई नदी में जा रहा है। यहाँ के इसी खरकई नदी में नहाने और पानी भी पीने को लोग जो है वो मजबूर हैं। खरकई नदी का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के जुगसलाई महाकलेश्वर घाट या घाट खरकई नदी के किनारे यहाँ पर है और हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह पूरे जुगसलाई का गंदगी, पूरे जुगसलाई की नाले का पानी किस तरह वो खरकई नदी में प्रवेश कर रही है। आप देख सकते हैं कि सोनेखा नदी किनारे में पूरे जुगसलाई के जो लोग हैं वो इसी नदी खरकई नदी पे यहाँ पर पहुँचते हैं अपने अपने स्नान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तो इस खरकई नदी का जो पानी है पूरे जुगसलाई के जो लोग हैं वो हर दिन प्रतिदिन वो दैनिक उपयोग में लाते भी हैं। और इसी नदी किनारे में इतनी गंदगी अगर देखा जाए तो पूरे जुगसलाई का नाले का पानी इसी खरकई नदी में प्रवेश होता है और जो लोग हैं इसी दूषित पानी में नहाने को मजबूर भी हैं। किस तरह आप लोग परेशान है इस देखा जाए तो क्या है नाले की कहानी बताइए। बरसात में ये टूट जाता है तो मिक्स हो जाता है पानी, फिर छठ का काम होता है, पप्पू सिंह जी करवाते हैं सब काम, और लोग आगे चल के पानी भी पीते हैं, वो सबसे नुकसान ही है और क्या। तो यहाँ जब भी आते तो गंदगी पूरा प्लास्टिक सब चीज यहाँ फेंका जाता है। तो नदी में यही पानी हम लोग को पीने के लिए मजबूर किया जाता है। पानी तो यही हम लोग पियेंगे ना, और तो कहीं पानी पीने का नहीं। ये लोग आते हैं सवेरे से लेकर शाम तक यहीं नदी में ही कपड़ा धोते हैं। पूरा नदी में सफाई ऐसा है मगर उतना जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से पूरा सफाई नहीं है। तो आसपास के जो ग्रामीण है, जो जुगसलाई के जो रहने वाले जो शहर के जो लोग हैं इस नाले से की गंदगी से परेशान हैं और कहते हैं कि पूरी तरह नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। शहर का जो नाले का पानी है डायरेक्ट सीधे तौर पर खरकई नदी में प्रवेश करता है, जिससे नदी का पानी दूषित हो रहा है, जहरीला हो रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और गोड्डा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने खबर चलाई थी कि जहां डाड़े मुखिया ने प्रशासन की कार्यशैली और दबंगों की दबंगई से परेशान होकर इस्तीफा देने का फैसला किया था। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और उपायुक्त ने डाड़े मुखिया सपना कुमारी को बातचीत करने के लिए समाहरणालय बुलाया है। उपायुक्त सर आज मिलने बुलाए थे, उनसे मेरी भेंट हुई, बात हुई। बातचीत से दौरान उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, इनफैक्ट कार्रवाई किया भी। तो मुझे लगता है कि अब मैं काम कर सकती हूँ और उन्होंने मुझे इस्तीफा लेने का, वापस लेने का भी आदेश दिया है। तो मैं इस्तीफा लेने गई थी DPRO सर के पास, तो उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस में
आपको दिया जाएगा, आपको कॉरस्पॉन्डेंस किया जाएगा, बताया जाएगा। और गोड्डा में सीएल ललमटिया को तालझारी मौजा के ग्रामीणों ने जमीन देने से मना कर दिया है। इसके बाद से पुलिस और पब्लिक के बीच संघर्ष लगातार जारी है। कल पूरे दिन ग्रामीणों ने जहां पुलिस को अपनी जमीन पर कदम तक नहीं रखने दिया, तो वहीं पुलिस अप्रोच पथ बनाकर जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती रही। आज भी वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद पुलिस प्रयास करेगी और अप्रोच पथ के काम को शुरू किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। ईसीएल लगातार जमीन की कमी से जब जूझ रहा है, तो कल प्रशासन ने प्रयास किया है कि सख्ती के साथ उस जमीन पर कब्जा किया जाए, उस जमीन पर खुदाई शुरू कराई जाए जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हालांकि कल पूरे दिन ग्रामीणों ने प्रशासन को अपनी जमीन पर चढ़ने से मना कर दिया। पारंपरिक हथियार के साथ ग्रामीण लैस थे और किसी को भी जमीन के ऊपर आने से मना ही कर दी गई। पूरे दिन प्रशासन ने प्रयास किया कि जमीन के ऊपर चढ़ाई की जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया और जहां भी भीड़ वाले जगह थे वहां लोगों को भीड़ लगाने से मना कर दी गई। हालांकि इस बीच भी ग्रामीणों की भीड़ जो है वो कम नहीं हुई और कल पूरे दिन सुबह से शाम ढल गए, लेकिन प्रशासन की बात नहीं मानी गई और ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी कीमत पर ईसीएल को अपनी जमीन नहीं देंगे। अब जिसके बाद कि आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन भी कयास लगाया जा रहा है कि आज भी प्रशासन सख्ती के साथ उस जमीन पर चढ़ाई करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन इस बीच आज भी ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। इधर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी के आवेदन के बाद ललमटिया थाना में 18 नामजद महिला और पुरुष के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही 400 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि अगर इस एफआईआर के बाद आज गिरफ्तारी होती है तो प्रशासन के सामने ग्रामीण जो है वो और उग्र होंगे। अगर आज उग्र होते हैं तो आज प्रशासन और पुलिस के सामने ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियार से होंगे और वहां पर मुश्किलें प्रशासन की बढ़ेगी कि कैसे उन्हें रोका जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अभी जैसे ही आदेश आएगा काम शुरू करवाया जाएगा। पहले प्रशासन ये प्रयास कर रही है कि जो अप्रोच सड़क है उसे बनवाया जाए और अप्रोच सड़क को बनवाने के बाद जब उस जमीन तक प्रशासन पहुंचने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से ग्रामीण वहां पर होंगे और ग्रामीणों को रोकना इतना आसान नहीं होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल